कहानी की शुरुआत एक चौंका देने वाली घटना से होती है। देर रात एफबीआई की एक टीम चुपचाप एक आटे की फैक्ट्री में घुसती है ताकि अंदर छिपे ड्रग तस्करों को पकड़ सके। लेकिन तभी अचानक हुई हलचल पूरे ऑपरेशन को बिगाड़ देती है और तस्कर जान बचाकर अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में एक तस्कर सबूत मिटाने के लिए जहरीले केमिकल से भरा कच्चा माल नदी में फेंक देता है। बैंगनी रंग का यह तरल पानी के साथ बहते हुए दूर तक पहुंच जाता है और आखिरकार पास के एक दलदली इलाके में फैल जाता है। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही जहरीला तरल आगे चलकर एक भयानक मुसीबत की शुरुआत बनने वाला है। जैसे ही यह केमिकल वहां रहने वाले मगरमच्छों के संपर्क में आता है, कुछ मगरमच्छों के शरीर में खतरनाक बदलाव शुरू हो जाते हैं और उनके जीन तेजी से म्यूटेट होने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है काइल की तरफ, जो बायोलॉजी की एक होनहार और समझदार छात्रा है, लेकिन उसकी जिंदगी हाल ही में एक बड़े सदमे से गुजरी है। उसका बड़ा भाई जैमी बहादुरी से अपराधियों का सामना करते हुए अपनी जान गंवा चुका है। भाई की आखिरी इच्छा पूरी करने और उसे सम्मानजनक विदाई देने के लिए काइल फैसला करती है कि वह उसकी राख फ्लोरिडा के एक द्वीप इलाके में जाकर बहाएगी। वह यह निजी बात सिर्फ अपनी सबसे करीबी दोस्त एलिस को बताती है, लेकिन एलिस उसकी उम्मीद के विपरीत इस सफर में दो और लोगों को साथ ले आती है। इनमें मारिका और उसका बॉयफ्रेंड ब्लैक शामिल होते हैं। अचानक बढ़े इस ग्रुप को देखकर काइल थोड़ी असहज हो जाती है। एलिस उसकी झिझक समझ जाती है और उसे समझाती है कि मारिका इन दिनों अपनी माँ का कर्ज चुकाने के लिए संघर्ष कर रही है। यहाँ तक कि उसने अपनी प्यारी कार भी बेच दी है, इसलिए मजबूरी में उसे साथ आने के लिए कुछ लोगों की जरूरत थी ताकि खर्च बांटा जा सके। मारिका और ब्लैक जब मुस्कुराकर काइल का स्वागत करते हैं तो वह मन मारकर उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। फ्लोरिडा तक का लंबा सफर काफी उबाऊ साबित होता है, लेकिन एलिस की मजाकिया बातें पूरे रास्ते माहौल को हल्का बनाए रखती हैं और किसी तरह सब लोग यात्रा का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। रात को एक होटल में रुकने के बाद अगली सुबह मारिका अचानक सबको एक सरप्राइज देने की बात करती है। वह बिना ज्यादा कुछ बताए सभी को एयरपोर्ट ले जाती है, जहां पहुंचकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उनके सामने एक प्राइवेट प्लेन खड़ा होता है। तब पता चलता है कि समय बचाने के लिए मारिका ने चुपचाप सबके लिए इस फ्लाइट की व्यवस्था कर रखी थी। प्लेन में उनके अलावा 5 और यात्री भी सवार होते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि अब उनका सफर पहले से ज्यादा आरामदायक और मजेदार होने वाला है, लेकिन किसी को नहीं पता कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदलने वाला है। प्लेन उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद एक घुंघराले बालों वाला आदमी लगातार फोन पर बात करता रहता है। उसकी तेज आवाज बाकी यात्रियों को परेशान करने लगती है, लेकिन वह किसी की परवाह नहीं करता। आखिरकार डेमियन नाम का एक यात्री अपना धैर्य खो बैठता है। वह गुस्से में अपनी टोपी उतारकर उस आदमी को सबक सिखाने के लिए उठ खड़ा होता है। तभी अचानक प्लेन जोरदार तरीके से हिलने लगता है। डेमियन अपना संतुलन खो देता है और सीधा केबिन की दीवार से टकराकर बेहोश हो जाता है। असल में प्लेन का पहला इंजन खराब हो चुका होता है। पायलट फ्रैंक घबराकर विमान को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे दिखता है कि दूसरा इंजन भी आग पकड़ने लगा है। यह नजारा देखते ही पूरे प्लेन में दहशत फैल जाती है। हर किसी के चेहरे पर मौत का डर साफ दिखाई देने लगता है। हालात और खराब तब हो जाते हैं जब रेडियो भी काम करना बंद कर देता है। अब उनके पास इमरजेंसी लैंडिंग के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। कुछ ही पलों बाद प्लेन जोरदार टक्कर के साथ नीचे गिरता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि विमान का एक हिस्सा पलट जाता है और उसी दौरान काइल भी बेहोश हो जाती है। लेकिन असली मुसीबत अब भी शुरू होने वाली थी। जब काइल दोबारा अपनी आंखें खोलती है तो खुद को नदी के बीच पाती है। वह घबराकर इधर उधर देखती है और फिर राहत की सांस लेती है, क्योंकि बाकी यात्री भी किसी तरह किनारे तक पहुंच चुके होते हैं। काइल अभी भी प्लेन क्रैश के सदमे से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई थी, लेकिन एलिस और ब्लैक की मदद से वह किसी तरह सुरक्षित किनारे तक पहुंच जाती है। सामने पड़े प्लेन के टूटे हुए मलबे को देखकर सभी के मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि अब वे यहाँ से जिंदा बाहर कैसे निकलेंगे और बाहरी दुनिया तक अपनी खबर कैसे पहुंचाएंगे। तभी पता चलता है कि रैनी नाम की एक महिला यात्री के पैर से काफी खून बह रहा है। हालात को देखते हुए काइल और पायलट फ्रैंक तुरंत उसकी मदद में जुट जाते हैं और बेल्ट की मदद से किसी तरह खून बहना रोक देते हैं। इसी दौरान फ्रैंक को एहसास होता है कि को पायलट और डेमियन कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वह तुरंत नदी की तरफ जाता है और जोर जोर से को पायलट को आवाज लगाता है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। यह देखकर सभी की उम्मीदें और कमजोर पड़ जाती हैं। अब उन्हें समझ आने लगता है कि हालात उनकी सोच से कहीं ज्यादा खराब हैं। उनका प्लेन फ्लोरिडा के विशाल दलदली इलाके में क्रैश हुआ है, जो खतरनाक मगरमच्छों के लिए जाना जाता है। अगर जल्दी मदद नहीं मिली तो यहाँ जिंदा बचना बेहद मुश्किल होने वाला था। तभी काइल एक ऐसी बात नोटिस करती है जो बाकी किसी के ध्यान में नहीं आई थी। उसे पता चलता है कि इस प्लेन का एयर ट्रैफिक
ट्रैफिक कंट्रोल में सही तरीके से रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ था। इसका मतलब था कि प्लेन का ब्लैक बॉक्स भी एक्टिव नहीं है और बाहर की दुनिया को शायद यह भी पता नहीं होगा कि उनका विमान कहां गायब हुआ। अब साफ था कि सिर्फ बचाव दल का इंतजार करना बेकार है, उन्हें खुद ही अपनी जान बचाने का रास्ता ढूंढना होगा। फिलहाल उनके पास सबसे बड़ा सहारा फ्रैंक था, क्योंकि वही आसपास की दिशा पहचान सकता था। इसके बाद सभी लोग क्रैश साइट पर बचे हुए काम के सामान को इकट्ठा करने लगते हैं। इसी बीच घुंघराले बालों वाला आदमी मलबे के बीच अपना मोबाइल भी ढूंढ लेता है। तभी एलिस की नजर पास की झाड़ियों पर पड़ती है, जहाँ से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ती है और वहाँ पहुंचकर देखती है कि जमीन पर कई मगरमच्छ के अंडे पड़े हुए हैं। खाने और संसाधनों की कमी झेल रहे लोगों के लिए यह किसी खजाने से कम नहीं था, इसलिए वह कुछ अंडे उठाकर अपनी जेब में रख लेती है। उधर फ्रैंक सभी लोगों को इकट्ठा करके अब तक मिले सामान की गिनती कर रहा था कि तभी एलिस की नजर नदी की तरफ जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे पानी के बीच कोई इंसान खड़ा हो। फ्रैंक पीछे मुड़कर देखता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि रैनी पता नहीं कब नदी के बीच जाकर खड़ी हो चुकी थी। यह देखकर फ्रैंक और काइल बिना समय गंवाए पानी में कूद पड़ते हैं ताकि उसे वापस किनारे ला सकें। लेकिन वे उसके पास पहुंच पाते उससे पहले ही पानी के अंदर से एक विशाल मगरमच्छ अचानक रैनी के पीछे उभर आता है। अगले ही पल पानी जोर जोर से उछलने लगता है और रैनी का शरीर लहरों के बीच गायब होने लगता है। यह भयानक नजारा देखकर किनारे पर खड़े सभी लोग चीख पड़ते हैं, जबकि काइल और फ्रैंक तुरंत अपनी जान बचाकर वापस किनारे की तरफ भागते हैं। अब काइल सभी को बताती है कि सामान्य हालात में मगरमच्छ इंसानों पर इस तरह हमला नहीं करते। इसका सीधा मतलब है कि आसपास कहीं उनका घोंसला मौजूद है और वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। यह सुनते ही सभी को समझ आ जाता है कि यहाँ एक पल भी रुकना खतरे से खाली नहीं है। फ्रैंक हालात का आकलन करके कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द जंगल के किसी ऊंचे हिस्से तक पहुंचना होगा, तभी वे इलाके को सही तरह समझ पाएंगे और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकेंगे। इसके बाद पूरा ग्रुप वहां से निकल पड़ता है, लेकिन उनके जाते ही वह मगरमच्छ वापस अपने घोंसले की तरफ रेंगने लगता है। वहां पहुंचकर उसे दिखाई देता है कि उसके घोंसले में सिर्फ एक ही अंडा बचा है। अगले ही पल वह एक धीमी लेकिन डरावनी दहाड़ निकालता है। उस वक्त जंगल में आगे बढ़ रहे लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अनजाने में एक ऐसी मुसीबत को छेड़ दिया है जो जल्द ही उनका पीछा करने वाली थी। इसके बाद वे लोग लगातार चलते रहते हैं। दिन ढल जाता है, अंधेरा छा जाता है और आखिरकार उन्हें पानी से काफी दूर एक जगह मिल जाती है। सभी फैसला करते हैं कि आज की रात यहीं गुजारी जाएगी। पूरे दिन की थकान उनके शरीर पर साफ दिखाई दे रही थी और शायद यही वजह थी कि लेटने के कुछ ही देर बाद एक एक करके सभी गहरी नींद में चले जाते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रात अभी कई खतरनाक सरप्राइज अपने अंदर छिपाकर बैठी है। रात गहरा चुकी थी और पूरे दिन की थकान के बाद सभी लोग गहरी नींद में सो चुके थे। तभी देर रात घुंघराले बालों वाला आदमी उठकर बाहर जाता है, लेकिन अचानक उसका मोबाइल हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। अगले ही पल फोन की घंटी बजने लगती है। अंधेरे और सन्नाटे के बीच गूंजती उस आवाज को सुनकर वह घबरा कर फोन ढूंढने लगता है, लेकिन कॉल उठाने से पहले ही झाड़ियों में छिपा एक मगरमच्छ बिजली की रफ्तार से उस पर हमला कर देता है और सीधे उसका सिर अपने जबड़ों में दबोच लेता है। अगली सुबह जब बाकी लोग उसकी हालत देखते हैं तो सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब साफ था कि ये मगरमच्छ सामान्य नहीं थे। आमतौर पर मगरमच्छ इंसानों पर ऐसे हमला नहीं करते, लेकिन ये किसी भी मौके का इंतजार नहीं कर रहे थे। तभी फ्रैंक को फ्लोरिडा के दलदलों से जुड़ी कुछ पुरानी कहानियां याद आती हैं, जिनमें इन बेहद आक्रामक मगरमच्छों का जिक्र किया गया था। फ्रैंक की बात सुनकर सभी के चेहरे उतर जाते हैं और किसी को समझ नहीं आता कि अब आगे क्या किया जाए। तभी काइल की नजर दूर खड़ी एक लकड़ी की झोपड़ी पर पड़ती है। उसे लगता है कि अगर वे वहां पहुंच जाएं तो ऊंचाई से आसपास का इलाका देख सकते हैं और आगे की योजना बना सकते हैं। सभी लोग इस सुझाव से सहमत हो जाते हैं और कुछ देर बाद उस दिशा में बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे खुले इलाके में पहुंचते हैं, काइल को कुछ अजीब महसूस होता है। वह तुरंत समझ जाती है कि यह झोपड़ी सिर्फ एक साधारण झोपड़ी नहीं है और आसपास का इलाका जितना शांत दिख रहा है उतना है नहीं। वह तुरंत सबको रुकने के लिए कहती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ एक नहीं बल्कि कई मगरमच्छ मौजूद हैं। लेकिन तभी लीसा अनजाने में सबसे आगे निकल जाती है। काइल उसे शांत रहने और बिल्कुल अपनी जगह पर खड़े रहने के लिए कहती है। इसके बाद वह बाकी लोगों की तरफ मुड़कर जल्दी से योजना समझाती है। वह कहती है कि सब लोग एक साथ और बिल्कुल पास पास रहकर दौड़ेंगे। अगर वे
एक यूनिट की तरह रहेंगे तो ज्यादा बड़े और खतरनाक दिखाई देंगे, क्योंकि मगरमच्छ आमतौर पर अपने से बड़े शिकार पर हमला नहीं करते। लेकिन काइल की बात पूरी होते ही अचानक एक मगरमच्छ झाड़ियों से निकलता है और लीसा को घसीटते हुए अंदर ले जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक दूसरा मगरमच्छ उनके पीछे भी दिखाई देता है। अब पूरा ग्रुप चारों तरफ से घिर चुका था। यह देखकर सभी घबराकर झोपड़ी की तरफ भागने लगते हैं। भागते समय एलिस का पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ती है, लेकिन आखिरी पल में वह मगरमच्छ के जबड़ों से खुद को बचा लेती है। किसी तरह वे लोग घने जंगल को पार करके झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन मगरमच्छ अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। तभी घायल पैर वाली रैनी पर एक मगरमच्छ झपट पड़ता है और उसके पैर को बुरी तरह दबोच लेता है। झोपड़ी के अंदर मौजूद लोग तुरंत उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगते हैं, जबकि मगरमच्छ अपनी पकड़ छोड़ने को तैयार नहीं होता और लगातार अंदर घुसने की कोशिश करता रहता है। हालात हर सेकंड और खतरनाक होते जा रहे थे। तभी मारिका और ब्लैक पास पड़ा हथौड़ा उठाते हैं और पूरी ताकत से मगरमच्छ के सिर पर वार करना शुरू कर देते हैं। उनकी कोशिश काम कर जाती है और किसी तरह रैनी मगरमच्छ के जबड़ों से छूट जाती है, लेकिन इससे मगरमच्छ और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब वह पूरी ताकत से झोपड़ी के दरवाजे पर टक्कर मारने लगता है। हर टक्कर के साथ पूरा ढांचा हिल उठता है और दरवाजे को पकड़े लोगों के लिए उसे रोकना मुश्किल होने लगता है। इसी बीच जब सभी लोग दरवाजे को संभालने में लगे हुए थे, मारिका मदद करने के बजाय चुपके से खुद बचने का रास्ता तलाशने लगती है। उधर दरवाजे पर खड़े लोग उसकी हरकतों पर ध्यान देने की हालत में नहीं थे। वे अपनी पूरी ताकत लगाकर मगरमच्छों को अंदर आने से रोक रहे थे, क्योंकि अब उन्हें भी महसूस होने लगा था कि बाहर मौजूद ये शिकारी किसी भी कीमत पर उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। दरवाजे के सामने खड़े सभी लोग अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर गुजरता सेकंड उन्हें जिंदा रहने का एक और मौका दे रहा हो। आखिरकार आखिरी पल में वे आसपास पड़ी चीजों का सहारा लेकर मिलकर दरवाजा पूरी तरह बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ देर तक बाहर से जोरदार धमाके आते रहते हैं, लेकिन फिर अचानक मगरमच्छ हमला करना बंद कर देते हैं। यह देखकर सभी लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तभी बाहर से लीसा की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। उसकी आवाज सुनकर काइल का दिल बैठ जाता है, मगर सच्चाई यह थी कि इस समय वे खुद अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। किसी में इतनी ताकत या हिम्मत नहीं बची थी कि बाहर जाकर उसकी मदद कर सके। धीरे धीरे रात हो जाती है और काइल एक बार फिर रैनी के घाव की पट्टी बदलती है। सच कहें तो मगरमच्छ के जबड़ों से जिंदा बच निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन एक और बात सबको परेशान कर रही थी। बाहर मौजूद मगरमच्छ हमला करने के बाद भी वहां से गए नहीं थे। अंधेरे में उनकी हरी चमकती आंखें लगातार झोपड़ी के आसपास दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे धैर्य के साथ अपने शिकार का इंतजार कर रहे हों और उन्हें भूख से या थकान से बाहर निकलने पर मजबूर करना चाहते हों। अपनी सुरक्षा के लिए सभी लोग बारी बारी से पहरा देने का फैसला करते हैं। पूरे दिन के डर, तनाव और थकान के बाद काइल को आखिरकार नींद आ जाती है, लेकिन नींद में भी उसका पीछा अतीत नहीं छोड़ता। उसे अपने भाई जैमी की आखिरी यादें दिखाई देने लगती हैं। उसे याद आता है कि जैमी एक इंसान की जान बचाने की कोशिश में अपराधियों के हाथों बंधक बन गया था। उस दौरान काइल को जमीन पर पड़ी एक पिस्तौल दिखाई दी थी और जैसे ही उसने उसे उठाने की कोशिश की, अपराधी ने पल भर भी देर नहीं की और जैमी को गोली मार दी। अपने भाई को खून से लथपथ जमीन पर गिरते देख काइल की दुनिया वहीं टूट गई थी। यही भयानक याद उसे अचानक नींद से जगा देती है। जब वह आंखें खोलती है तब तक सुबह होने लगी होती है। इसी दौरान ब्लैक को झोपड़ी के एक दराज में रखी एक पुरानी मैप मिल जाती है। वह तुरंत उसे लेकर काइल के पास पहुंचता है ताकि आगे की योजना बनाई जा सके। दोनों ध्यान से मैप को देखते हैं और उन्हें उस पर एक बड़े ढांचे का निशान दिखाई देता है जो किसी फैक्ट्री जैसा लगता है। उनके हिसाब से अगर वे एक नदी पार कर लें और करीब 3 मील पैदल चलें तो वहां पहुंच सकते हैं। शायद वहां उन्हें मदद मिल जाए या फिर बाहर की दुनिया से संपर्क करने का कोई तरीका मिल जाए। लेकिन फ्रैंक इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं होता। वह कहता है कि उसने इस इलाके के नक्शों में कभी उस जगह पर कोई इमारत नहीं देखी। हो सकता है यह किसी का बनाया हुआ निशान या पुरानी ड्राइंग हो। अगर वहां कुछ नहीं निकला तो वे 4 मील गलत दिशा में चले जाएंगे। ऐसे में वापस लौटना और भी मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से जंगल का हर कोना पहले ही खतरों से भरा हुआ था। कोई भी बिना सोचे समझे इतना बड़ा जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं था। इसी बीच एक और समस्या सबके सामने खड़ी थी और वह थी खाने की कमी। उनके पास मौजूद सामान तेजी से खत्म हो रहा था। सभी लोग इसी बारे में सोच रहे थे कि अचानक मारिका का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सारी परेशानी का दोष काइल पर डालना शुरू कर देती है। वह गुस्से में कहती है, तुम लोगों को पता है हम यहाँ क्यों फंसे हुए हैं? हम यहाँ तुम्हारे भाई की वजह से आए थे। आखिर क्यों? क्योंकि तुम उसे यहाँ लाना चाहती थी और अब हम सब अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। यहाँ तक कि तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त भी तुम्हें ही जिम्मेदार मानती है। मारिका की बातें सुनकर माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। तभी काइल उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकती।
उल्टा वह आगे बढ़कर जैमी की अस्थियों वाला डिब्बा छीनने की कोशिश करती है। यह देखकर ब्लैक और फ्रैंक दोनों बीच में आ जाते हैं। वे तुरंत मारिका को पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि अगर उस वक्त उन्हें नहीं रोका जाता तो बात सीधे हाथापाई तक पहुंच सकती थी। इसके बाद फ्रैंक सभी से वोट करने को कहता है। मारिका को छोड़कर बाकी सभी लोग फैक्ट्री की तलाश में जाने के पक्ष में वोट देते हैं। उनका मानना था कि यहाँ बैठकर मौत का इंतजार करने से बेहतर है कि बाहर निकलकर बचने की कोशिश की जाए। निकलने से पहले कायल सभी को मगरमच्छों से बचने के कुछ जरूरी तरीके बताती है। वह कहती है कि अगर किसी का सामना मगरमच्छ से हो जाए तो घबराकर पीछे मुड़कर मत भागना, लगातार आगे बढ़ते रहना। वह समझाती है कि ये मगरमच्छ बेहद तेज होते हैं और शिकार का पीछा करने में माहिर हैं। अगर कोई इनके जबड़ों में फंस जाए तो बेवजह हाथ पैर मारने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि इनके दांत किसी भी इंसान को बुरी तरह घायल कर सकते हैं। हालांकि उनकी भी कमजोरियां हैं। उनकी आंखें और नाक सबसे संवेदनशील हिस्से होते हैं और आखिरी हालत में वहीं निशाना लगाना चाहिए। कायल की बातें सुनकर सभी थोड़ा सतर्क हो जाते हैं। उधर मारिका भी अब समझ चुकी थी कि अकेले झोपड़ी में रुकना सुरक्षित नहीं है, इसलिए वह भी बाकी लोगों के साथ फैक्ट्री की तलाश में निकल पड़ती है। लेकिन चलते चलते रैनी की हालत बिगड़ने लगती है। उसका घायल पैर अब पहले से ज्यादा दर्द दे रहा था। जब कुछ लोग थोड़ी देर रुककर उसे आराम देने की बात करते हैं, तब मारिका बेरहमी से आगे बढ़ने की जिद करने लगती है। उसकी यह हरकत बाकी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। माहौल फिर से तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन रैनी किसी से बहस नहीं करती। कुछ देर आराम करने के बाद वह अपने पति सैम के सहारे दोबारा चलना शुरू कर देती है। तभी दूर से बहते पानी की आवाज सुनाई देती है। ग्रुप में मौजूद सैनिक तुरंत समझ जाता है कि नदी ज्यादा दूर नहीं है। सभी लोग उस आवाज का पीछा करते हैं और कुछ ही देर में उन्हें मैप पर दिखाई गई नदी मिल जाती है। अच्छी बात यह थी कि पिछली रात बारिश हुई थी। ऐसे मौसम में मगरमच्छ अक्सर छिकर रहते हैं, इसलिए फिलहाल नदी पार करने का यह सबसे अच्छा मौका था। इसी बीच जब फ्रैंक और कुछ लोग लकड़ी इकट्ठा करके बेड़ा बनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी एलिस की नजर फिर से पास की झाड़ियों पर पड़ती है। वहाँ कुछ हलचल हो रही थी। जिज्ञासा में वह धीरे से झाड़ियों को हटाती है, लेकिन अगले ही पल उसके सामने एक विशाल मगरमच्छ दिखाई देता है। पिछले कई दिनों की घटनाएं और अपने दोस्तों पर हुए हमले याद आते ही एलिस का गुस्सा फूट पड़ता है। वह तुरंत एक लकड़ी उठाती है और पूरी ताकत से मगरमच्छ की आंख पर वार कर देती है। दर्द से मगरमच्छ जोरदार आवाज निकालता है और पीछे हट जाता है। एलिस तेजी से वापस कायल और बाकी लोगों के पास लौट आती है। उधर बाकी लोग मिलकर एक साधारण सा लकड़ी का बेड़ा तैयार कर चुके होते हैं। कुछ ही देर बाद पूरा ग्रुप उसी बेड़े पर सवार होकर नदी पार करने की कोशिश शुरू कर देता है। लेकिन तभी एक ऐसा पल आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सैम का ध्यान अचानक सामने जाता है और वह देखता है कि एक मगरमच्छ उनकी तरफ बढ़ रहा है। सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी अब तक चुप बैठी रैनी पानी में मौजूद मगरमच्छों को ध्यान से देखने लगती है। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। अगले ही पल वह अपने पति सैम की तरफ देखती है और उससे अपने दिल की बात कहती है। इसके बाद बिना किसी हिचकिचाहट के वह पानी में कूद जाती है। उसका मकसद साफ था, वह अपनी जान देकर बाकी सभी लोगों को बचाना चाहती थी। पेड़े पर खड़ा सैम अपनी पत्नी को धीरे धीरे पानी में दूर जाते हुए देखता रह जाता है। उसकी आंखों के सामने रैनी का शरीर नदी में डूबने लगता है और वह कुछ भी नहीं कर पाता। सैम की आंखों के सामने उसकी पत्नी रैनी की जिंदगी खत्म हो जाती है और उसका दर्द शब्दों में बयान करना मुश्किल था। कुछ ही देर बाद बेड़ा मगरमच्छों के इलाके से बाहर निकल जाता है, लेकिन किसी के चेहरे पर राहत नहीं होती। रैनी की कुर्बानी ने सभी को अंदर तक झकझोर दिया था। इस अनजान दलदल में उनका आगे क्या होगा कोई नहीं जानता था। कुछ देर सफर करने के बाद उन्हें आखिरकार एक पुराना घर दिखाई देता है। आसपास पड़े कारतूसों के खोखे देकर अंदाजा लग जाता है कि यही वह जगह थी जहां कभी ड्रग तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था। लेकिन हमेशा की तरह मारिका किसी की बात सुने बिना सबसे पहले अंदर घुस जाती है। बाकी लोग भी टॉर्च लेकर उसके पीछे जाते हैं। अंदर का नजारा देखकर सब सन्न रह जाते हैं, क्योंकि दीवारों पर जगह जगह खून के निशान मौजूद थे। मदद या रेडियो सिग्नल ढूंढने के लिए फ्रैंक टीम को 2 हिस्सों में बांट देता है। इसी दौरान वह बहाने से एलिस को अलग करता है और मारिका के पीछे ऊपर चला जाता है। दरअसल फ्रैंक काफी समय से मारिका की हरकतों से नाराज था। उसे लगता था कि मारिका सिर्फ अपनी जान की परवाह करती है और हमेशा सबकी बातों को नजरअंदाज करती है। उधर कायल और ब्लैक घर के अंदर जांच करते हुए नीले रंग का पाउडर पाते हैं। उन्हें शक होता है कि शायद यही वह केमिकल है जिसकी वजह से मगरमच्छ इतने हिंसक बन गए हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें घर के अंदर एक जिंदा बचा हुआ आदमी भी मिलता है। दूसरी तरफ फ्रैंक का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ता है।
वह मारिका को ऊपर से धक्का दे देता है ताकि उसे मार सके, लेकिन आखिरी पल में मारिका सीढ़ी पकड़ लेती है और नीचे गिरने से बच जाती है। वह रोते हुए फ्रैंक से अपनी जान की भीख मांगने लगती है, लेकिन फ्रैंक पर इसका कोई असर नहीं होता। तभी अचानक कहीं से एक मगरमच्छ निकलता है और फ्रैंक को ही अपने जबड़ों में दबोच कर ले जाता है। यह देखकर मारिका की चीख निकल जाती है। सौभाग्य से उसी समय कायल और बाकी लोग वहां पहुंच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। उधर जिस घायल आदमी को कायल और ब्लैक ने पाया था, वह मरने से पहले उन्हें बता देता है कि इस घर के अंदर भी मगरमच्छ मौजूद हैं। लेकिन जब तक वे यह बात दूसरों तक पहुंचाते, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मौत को इतनी करीब से देखने के बाद मारिका को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। वह कायल से माफी मांगती है और दोनों के बीच की कड़वाहट खत्म हो जाती है। इसके बाद सभी लोग वहां से निकलकर घर के अंदर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो चुका था कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन तभी उनके पीछे का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। सभी घबराकर टॉर्च जलाते हैं और अगले ही पल उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पूरा कमरा मगरमच्छों से भरा हुआ था। अच्छी बात यह थी कि उनकी हलचल से मगरमच्छ अभी तक जागे नहीं थे। तभी कायल की नजर कमरे के दूसरी तरफ रखे एक लैंडलाइन फोन पर पड़ती है। यह देखकर सभी के अंदर उम्मीद की एक किरण जाग जाती है। लेकिन समस्या यह थी कि फोन तक पहुंचने के लिए उन्हें सो रहे मगरमच्छों के बीच से गुजरना पड़ता। अब उनके पास जोखिम उठाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सभी लोग सांस रोकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी कायल के पास पड़ा एक मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाता है और उसकी टांग से टकरा जाता है। कायल डर के मारे वहीं जम जाती है, लेकिन किस्मत से मगरमच्छ फिर भी नहीं जागता। इसके बाद वे आगे बढ़ते रहते हैं, मगर तभी ब्लैक का पैर फिसल जाता है। वह खुद को संभालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह एक तरफ गिर पड़ता है। आवाज सुनते ही सो रहे मगरमच्छ जाग जाते हैं। चारों तरफ से आने वाली डरावनी गुर्राहट सुनकर ब्लैक घबरा जाता है। वह कायल की चेतावनी भूलकर पीछे मुड़कर देखता है और अगले ही पल एक मगरमच्छ उस पर टूट पड़ता है। उसकी दर्दनाक चीख पूरे कमरे में गूंज उठती है। अब सभी मगरमच्छ पूरी तरह जाग चुके थे। इसी अफरा तफरी के बीच बाकी लोग किसी तरह पीछे हटते हैं, जबकि कायल फोन तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। वह तुरंत रेस्क्यू टीम को कॉल करती है और अपनी लोकेशन बता देती है। अब उनका अगला लक्ष्य सिर्फ इतना था कि किसी तरह मदद आने तक जिंदा रहा जाए। तभी उन्हें कमरे के दूसरी तरफ एक और बड़ा दरवाजा दिखाई देता है। पहले सभी को लगता है कि शायद यही बाहर निकलने का रास्ता होगा, लेकिन वहां भी एक मगरमच्छ छिपा बैठा था। अब हालात पूरी तरह फंस चुके थे। न आगे जाने का रास्ता था और न पीछे लौटने का। तभी एलिस को अचानक एक बात याद आती है। वह अपने बैग से वही मगरमच्छ के अंडे निकालती है जो उसने पहले जंगल से उठाए थे। उसका सोचना था कि शायद अंडे देखकर मगरमच्छ पीछे हट जाए, लेकिन जैसे ही वह धीरे धीरे अंडों को आगे बढ़ाती है, सभी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अगले ही पल मगरमच्छ अंडों की तरफ नहीं बल्कि सीधे एलिस पर झपट पड़ता है। एलिस संभल भी नहीं पाती और मगरमच्छ उसके हाथ को बुरी तरह जकड़ लेता है। काफी संघर्ष के बाद वह किसी तरह खुद को छुड़ाने में सफल हो जाती है, लेकिन उसका हाथ बुरी तरह घायल हो चुका था। मगरमच्छ दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी कायल तुरंत अपनी पिस्तौल निकालती है और उस पर गोली चला देती है, लेकिन गोली का कोई खास असर नहीं होता। उल्टा मगरमच्छ और ज्यादा आक्रामक हो जाता है और उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। यह देखकर कायल बिना समय गंवाए एक और गोली दाग देती है। दूसरी गोली लगते ही मगरमच्छ दर्द से तड़प कर रुक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर कायल किसी तरह एलिस को उसकी पकड़ से बाहर खींच लाती है। लेकिन समस्या यह थी कि पिस्तौल की आखिरी गोली भी चल चुकी थी। अब उनके पास बचाव का कोई आसान तरीका नहीं था। अपने साथियों को बचाने के लिए कायल बिना देर किए एक चाकू उठाती है और सीधे मगरमच्छ की आंख पर हमला कर देती है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो जाता है। कुछ देर तक मुकाबला चलता है, लेकिन आखिरकार मगरमच्छ कायल को जोर से उछालकर दूर फेंक देता है। जमीन पर गिरते ही कायल की नजर पास रखे नीले केमिकल के ड्रम पर पड़ती है। उसे तुरंत एक खतरनाक लेकिन आखिरी उम्मीद वाला आइडिया आता है। वह पूरी ताकत से ड्रम को गिरा देती है और केमिकल फर्श पर फैल जाता है। अगले ही पल वह अपना लाइटर निकालकर उसे आग लगा देती है। देखते ही देखते पूरे कमरे में आग फैल जाती है। आग की लपटों में घिरकर वह खूंखार मगरमच्छ आखिरकार मर जाता है। इसके बाद कायल और उसके बचे हुए साथी तुरंत वहां से निकलकर बाहर आ जाते हैं। उधर रेस्क्यू टीम भी उनकी कॉल ट्रेस करके उनकी लोकेशन तक पहुंच चुकी होती है। आखिरकार कई दिनों से चला आ रहा यह खौफनाक संघर्ष खत्म हो जाता है और मौत का यह भयानक सपना यहीं समाप्त हो जाता है। कहानी के अंत में कायल अपने भाई जैमी की आखिरी इच्छा पूरी करती है और उसकी राख फ्लोरिडा के उस द्वीप पर बिखेर देती है जहां वह उसे लाना चाहती थी। इसी के साथ उसके दिल में वर्षों से जमा दर्द और अपराध बोध भी धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन इस पूरे सफर में सबसे बड़ी बात यह थी कि जब अपने साथियों की जान बचाने का समय आया, तब कायल ने भी वही रास्ता चुना जो कभी उसके भाई जैमी ने चुना था। उसने डर के आगे झुकने के बजाय हिम्मत दिखाई, क्योंकि मौत और डर के सामने इंसान के पास हमेशा दो रास्ते होते हैं,
या तो हार मान लो या फिर आखिरी सांस तक लड़ो, और जो लड़ने का फैसला करता है वही अक्सर जिंदा बाहर निकलने का रास्ता खोज लेता है।